आज सबसे पहले हम डायोड पे कितने तरह के सवाल आ सकते हैं उनको करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डायोड को आगे लेके चलेंगे। शुरुआत हम करेंगे आज डायोड के क्वेश्चन से। देखो, एक सवाल है जिसको अगर हम सीखते हैं तो एक साथ 3 सवाल क्लियर होंगे। जैसे एग्जाम में ये सवाल आता है इस तरह से, यहां लिखा हुआ है 10 वोल्ट, यहां लिखा है 2 वोल्ट, ये है 4 ओम, ये है 3 ओम। देखो, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए आएंगे, एक डायोड लगा हुआ आएगा और इस डायोड पे कुछ वोल्टेज लिखा जाएगा। और इसमें 3 चीजें हमसे पूछ सकता है। पहला, आई इन 3 ओम, दूसरा आई इन 4 ओम और तीसरा आई इन डायोड। डायोड पे सबसे पहले इस तरह का सवाल आ सकता है जिसमें 2 रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा हुआ हो। इसमें करंट पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है या इसमें पूछ सकता है। तो करते क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट इस सवाल को करने का यह है कि पैरेलल या समांतर क्रम में वोल्टता समान होती है। मतलब ये 4 ओम और ये डायोड दोनों किस में है? पैरेलल में है। मतलब दोनों का एक पॉइंट एक जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट दूसरी जगह जुड़ा हुआ है। तो जितना वोल्टेज इस पे दिखाया जाएगा उतना ही वोल्टेज इस पे दिखाया जाएगा। इधर सवाल है, साइड में हम इसको करना शुरू करते हैं। ये रहा, इस पे कितना वोल्ट आएगा? 2 वोल्ट। कितना ओम है रेजिस्टेंस? 4। टोटल कितना वोल्टेज है? तो यहां कितना आएगा? 7 वोल्ट। और ये कितना ओम दिखा रखा है? 3 ओम। सॉरी, 8 आएगा, ये आया 8 वोल्ट। करना क्या है, जितना वोल्टेज डायोड पे दिखाया जाए सेम वोल्टेज रेजिस्टेंस पे लेना है और जो पेंडिंग वोल्टेज हो वो यहां इसको देना है। तो इस पे 2 वोल्ट आएगा और इस पे 8। तो अगर पूछे इसका करंट तो I इज इक्वल्स टू सिंपली V बाई आर। V है 2 तो ये आएगा 0.5 एम्पियर। अगर पूछे इसमें करंट तो I इज इक्वल्स टू लगाएंगे V बाई आर या 8/3। और अगर पूछ ले करंट इन डायोड, इसमें कितना आएगा? मान लो यहां से 20 आदमी आते हैं, 3 इधर गए हैं तो बाकी किधर गए हैं? इस साइड में। ऊपर से करंट कितना दिखा रहे हैं हम? 8/3। यहां करंट कितना दिखा रहे हैं? 1/2। तो इस ब्रांच में करंट कितना आएगा? 8/3 माइनस। मैं सेम सवाल एक दूसरा देता हूं जिसकी ट्राई आप खुद से करो एक बार। सवाल सेम है, यहां कोई बैटरी लगी है, ये है मान लो 5 ओम, ये है 10 ओम, यहां लिखा है 20 वोल्ट, यहां लिखा है 4 वोल्ट और पूछ रखा है फाइंड आई इन। सबसे पहले 10 ओम फाइंड आई इन, 5 ओम फाइंड आई इन डायोड। जिस तरह पिछले सवाल में 3 चीजों का करंट हमसे पूछा गया था, सेम उसी तरह यहां भी 3 चीजों का करंट हमें निकालना है। इसका, इसका और इसका। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको जितना वोल्ट इस पे है उतना ही वोल्ट इस पे है। तो इस पे कितना वोल्ट आएगा? 4 वोल्ट। ये लो, इस पे कितना आएगा? अगर इसका आई लेना हो तो आई इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर। V कितना है? ये लो 0.4। अगर इसका आई लेना हो तो V अपॉन ये तो आएगा 3.2
और अगर इसका आई लेना हो तो आएगा 3.2 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 2.8। फर्स्ट टाइप के डायोड के सवाल कर सकते हैं हम, जिसमें या तो इसका करंट पूछ लेगा, या इसका पूछ लेगा, या इसका पूछ लेगा। तीनों क्लियर है। दूसरा सवाल आता है जिसमें यहां एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहां एक डायोड और यहां बैटरी लगी होगी। सिर्फ दो चीज है। यहां लिखा है 10 वोल्ट, यहां लिख रखा है 2 वोल्ट, या मान लो यहां लिख रखा है 2 वोल्ट, इस पे लिखा हुआ है, कितना लिखें इस पे, 2 ओम लिख दिया, और यहां पे लिख देते हैं 7 वोल्ट, और लिखा हुआ है फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस और डायोड। इस सवाल में एक चीज पे रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, एक चीज पे वोल्टेज लिखा होगा, और पूछा हुआ होगा चाहे तो इसका करंट पूछ ले, चाहे तो इसका करंट पूछ ले। देखो टोटल वोल्टेज कितना गिवन है, इसमें से यहां कितना गया है तो उसके ऊपर कितना जाएगा, 3। तो हम यहां लिख सकते हैं इस पे कितना वोल्ट है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 3, 1.5। सीरीज में करंट सेम देते हैं, इस पे पूछेगा तो भी 1.5 और इस पे पूछेगा तो भी 1.5। समझ में आ गई बात। एक सवाल और देता हूं, ऐसा ही करके देखो। और सवाल लिखा है फाइंड आई इन डायोड। कितना आता है, सीधा इस पे 4 है तो इस पे कितना वोल्ट है, 16 है, तो इस पे I इज इक्वल्स टू V/R, इसके आसपास आ गया। समझ में आ गया। किसी डायोड पे हमसे 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें से पहले हम कल कर चुके हैं, जो इस तरह के सवाल थे जिसमें यूं 3 डायोड लगे हुए होते हैं और यहां कोई बैटरी लगी होती है। आया था कल इस तरह का सवाल, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और मान लो सवाल में पूछा जाए, यहां लिखा हो 30 वोल्ट, फाइंड आई। जिसमें हमने 2 तरह के सवाल किए हैं। पहला, जब लिखा हो डायोड इज आइडियल, या दूसरा जब लिखा हो डायोड हैव सम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। 2 सवाल इस पे आ सकते हैं। दूसरा हमने अभी ये किया था, मान लो 10 वोल्ट 6 ओम 20 ओम 2 वोल्ट, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई। 3 सवाल ये हैं और 1 सवाल ये है। ये लो, ये 4 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। फाइंड आई इन डायोड या रेजिस्टेंस। किसी डायोड पे इन 6 के अलावा सवाल नहीं आएगा, या तो इन दोनों में से आएगा। बैटरी यूं लगा सकता है या यूं भी लगा सकता है। ये करेगा तो ये दोनों रिवर्स में, ये लगाएगा तो ये रिवर्स में। या तो दोनों सवाल ये हैं, या 3 सवाल ये हैं, और या लास्ट सवाल। अब आगे इसके आगे चलते हैं हम। डायोड के 6 तरह के सवाल सबकी समझ में आ चुके। हमने कल शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डायोड, जिसमें कल हम पढ़ चुके हैं कौन सी चीज, एलईडी।
आज शुरू करते हैं नंबर 2 पे, जिसको बोलते हैं फोटो सेल। इसको हिंदी में भी फोटो सेल बोलते हैं और इंग्लिश में भी फोटो सेल बोलते हैं। करते क्या है, ये रिवर्स बायस में या पश्च बायस में जोड़ा जाता है। होता क्या है, ये एक पीएन जंक्शन है, पी को जोड़ रखा है माइनस पे और एन को जोड़ रखा है प्लस पे। ये बीच की लाइन है, पी के साइड में होल है, एन के साइड में इलेक्ट्रॉन है, यहां माइनस है और यहां प्लस। इस माइनस में क्या है, किसी होल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है। फोटो सेल नाम से क्लियर है, यहां से जब कोई फोटोन आता है, मान लो सनलाइट आ रही है, सूरज की रोशनी, तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और बोलता है बाहर आ जा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लस की तरफ आ जाएगा, करंट आने लगता है और क्या चीज बन जाती है, फोटो सेल। दो चीज याद रखनी होती है, पहली ये किस बायस में जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में, और इसका सिंबल क्या है। ये फोटोन आके गिरे। सिंबल में एलईडी के केस में हमने किया क्या था, ये तीर लगे हुए थे बाहर की तरफ, लाइट जा रही थी बाहर, जबकि फोटो डायोड के अंदर या फोटो सेल के अंदर, इसको फोटो डायोड भी बोल सकते हो, ये जो तीर हैं ये बाहर जाने की बजाय यूं अंदर लगा दिए जाते हैं। मतलब जितने भी फोटोन आएंगे उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर चलने की वजह से क्या आने लगता है, सर्किट में एक करंट, और क्या चीज बन जाती है, फोटो। इसका सवाल कभी किसी एग्जाम में नहीं आया है, अगर एग्जाम में आता भी है तो सिर्फ ये कि इसका सिंबल क्या है, पहचान सकते हो। फिर आता है रेक्टिफायर, या इसको बोलते हैं दिष्टकारी। देखो, जब तक फोटो डायोड या डायोड नाम की चीज नहीं बनी थी, करना क्या है हमें, यहां से एसी प्लस डीसी का मिक्सचर आ रहा है, मतलब किसी तार में ऐसा करंट आ रहा है जिसमें से कुछ हिस्सा तो है एसी का और बाकी का हिस्सा किस चीज का है, कुछ हिस्सा तो है एसी का और बाकी का हिस्सा किस चीज का है, डीसी का। तो पहले दो चीजें काम में ली जाती थी, एक तो होती थी कोइल, ऐसा घुमा हुआ तार, ये क्या करता है, ओनली अलाउ डीसी, ये सिर्फ किसको भेजता है आगे, डीसी को भेजता है। क्यों भेजता है, एक एसी नाम का चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें फॉर्मूला आता है कि कोइल को लिखते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल से। डीसी के केस में ये ओमेगा होता है 0, तो एक्सएल कितना हो जाता है इसका। जबकि दूसरी चीज है ये, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर या संधारित्र, ये सिर्फ एसी को अलाउ करता है, किसको करता है, एसी। तो जब रेक्टिफायर नहीं थे तो एक चीज काम में ली जाती थी जिसको बोलते थे फिल्टर सर्किट। ये कैसे काम करते थे, मान लो एसी और डीसी दोनों चीजें आ रही है, तो तीन तरह के सर्किट बनते थे। पहले यहां से आया एसी प्लस डीसी, जिसमें इतना सर्किट होता था, इसको बोलते थे एल फिल्टर। क्या बोलते थे होता क्या था, जैसे ही इसके पास में करंट आता, ये सिर्फ किसको अलाउ करता है, डीसी को। तो यहां से जो करंट निकलता था उसमें 95% तो होता था डीसी और कोई 5% के आसपास होता था एसी। जैसे ही करंट यहां आता, कैपेसिटर किसको अलाउ कर रहा है, एसी को, तो ये इनको इधर बुला लेता है, इधर आ जाओ तुम, तो एसी तो उतर के आ जाता था नीचे और यहां आउटपुट पे सिर्फ क्या मिलता था, डीसी। ये एल की शेप में है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था, एल फिल्टर।
जिसको इससे भी अच्छा चाहिए होता था वो लगाता था टी फिल्टर। देखो, जो टी के जैसा हो उसको बोलते हैं टी फिल्टर। होगा क्या, यहां से एसी प्लस डीसी आएंगे, ये सिर्फ किसको भेजेगा, मान लो फिर भी 5% एसी बाहर आ जाता है तो एसी को कौन बुला लेगा नीचे, ये फिर से किसको अलाउ करेगा, ओनली डीसी को। अब बहुत कम एसी बाहर आता था जिसका जी इससे भी नहीं भरता था कि मुझे और भी कम चाहिए, वो लगाता था पाई फिल्टर। क्या लगाता था, ये एल फिल्टर है, ये टी फिल्टर है, और ये तीसरा है पाई फिल्टर, जिसमें यहां 2 कैपेसिटर होते थे और यहां एक कोइल होती थी। यहां से जब एसी प्लस डीसी का मिक्सचर आता था, एसी नीचे उतरता, डीसी इसमें आता, थोड़ा बहुत एसी और आता, उसको नीचे खींच लिया जाता। तो पहला सवाल आता है कि फिल्टर के रूप में किसको यूज लिया जाता है, छलनी को नहीं लेते कि फिल्टर कर लिया, या तो कोइल ली जाती है जिसको बोलते हैं कुंडली, और या तो कैपेसिटर लिया जाता है जिसको बोलते हैं संधारित्र। और ये इसलिए काम में लिए जाते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ डीसी या दिश धारा बाहर जाती है और इसमें से सिर्फ एसी या प्रत्यावर्ती धारा बाहर जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया नई नई चीजें बनती गई, फिर एक औजार बनाया गया जिसका नाम क्या था, रेक्टिफायर। हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी, ऐसा करंट जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर या दिष्टकारी। इसमें करते क्या है, देखो पहले लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, या जिसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखो सुनो ऊपर, ये क्या है, यहां से कोई एसी करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सिंबल है एसी का, ट्रांसफॉर्मर को दिखाया गया है यहां पे, क्या दिखाया गया है, आगे एक डायोड लगा देते हैं और यहां से इस वायर को कंप्लीट जोड़ देते हैं। जिस भी चीज को चलाना हो उसको यहां जोड़ दिया जाता है। ये लगा हुआ है लोड, मतलब कोई बल्ब हो सकता है, किसी बच्चे का खिलौना हो सकता है, कोई भी चीज जिस पे आपको डीसी करंट चाहिए। यहां से इनपुट आता है इस तरह का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले क्या चीज आएगी, ऊपर की प्लस आएगी। यहां डायोड लगा हुआ है इस तरह का, पहले इस पे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। जब P प्लस पे आता है तो कौन सा बायस आता है, फॉरवर्ड बायस, जो किसकी तरह काम करता है। जब P माइनस पे आएगा तो कौन सा बायस आएगा, जो किसकी तरह काम करता है, फिर से P प्लस पे आएगा तो फॉरवर्ड बायस, जो किसकी तरह काम करेगा, ऑन। और जब फिर से P माइनस पे आएगा तो कौन सा बायस आएगा, रिवर्स बायस, जो किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑफ। प्लस की चीज बाहर आएगी, माइनस वाली नहीं आएगी, प्लस की चीज फिर बाहर आएगी, माइनस वाली नहीं आएगी। तो जब इसका आउटपुट हमें मिलता है तो क्या होता है, जो प्लस के बॉक्स हैं वो तो मिलते हैं, माइनस गायब, प्लस आया माइनस गायब, प्लस आया माइनस गायब। इस तरह से जो नीचे का हिस्सा था वो पूरा ही क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। अब सिर्फ कैसी चीज मिल रही है हमें, पॉजिटिव। तो जो एसी था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डीसी। मन में एक सवाल उठ सकता है कि डीसी करंट उसको बोलते हैं जो स्ट्रेट चलता है। ये प्लस में तो है लेकिन क्या ये स्ट्रेट है,
इसमें थोड़ा एसी मिक्स है, उस मिक्स्ड एसी को बोलते हैं रिपिल फैक्टर या उर्मिका गुणांक। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ एसी है जिसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एसी इज, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक। किसी डीसी में जितनी ज्यादा रिपल फैक्टर होगा उतना ज्यादा करंट यूं करता चलेगा। इसका रिपल फैक्टर आप कितना ले सकते हो? 0। अगर इसकी जगह कोई ऐसा करंट दिखाया गया होता, इसका मतलब इसमें और ज्यादा क्या आ गई है? रिपल फैक्टर आ गया है। किसी डीसी की वैल्यू कांस्टेंट चलने की बजाय अगर एक ही तरफ फ्लक्चुएट करती हो तो इसमें क्या चीज मानी जाती है? रिपल फैक्टर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर से हमसे क्या क्या सवाल किया जाता है? क्वेश्चन ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको बेसिकली 2 सवाल याद रखने हैं। पहला देखो, इनपुट क्या था? ये था। आउटपुट क्या था? ये था। इसका एक चक्कर यहां तक कंप्लीट होता है, इसका भी एक चक्कर यहां तक कंप्लीट होता है। तो सवाल आता है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, देन फाइंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। यदि किसी अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी आवृत्ति एफ हो तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो उत्तर दिया जाता है एफ। एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें दिया हुआ आएगा इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंडिया के करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर हुए। अगर इसका 1 होता है तो इसका भी कितना होता है? 1। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 दी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी दे देंगे? 50 दे देंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता। एक जिन जिन के पढ़ने में समस्या होती हो, समझ में आना नहीं आना तो बाद की चीज है। घर जाके अपने माँ बाप के पास 5-10 मिनट बैठना, उनसे बात करना कि उनको तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारे कैरियर की कितनी जरूरत है। और नहीं तो यूट्यूब पे एक मनोज वाजपेयी की पोइम है, मेरे मन की आधी शक्ति आधा डर थे बाबूजी, उसको सुन लेना। शायद तुम्हारी जो अंदर की आत्मा है वो तुम्हें किताब उठाने के लिए कह दे कि हमें भी बुक उठा लेनी। लिख सकते हो, यूट्यूब पे पोइम है मनोज वाजपेयी की। सुना है मनोज वाजपेयी नाम? सुन लेना आज, ठीक है। सत्यमेव जयते मूवी में जो जॉनी इब्राहिम के साथ एक्टर था पहले वाली में, मेरे मन की आधी शक्ति आधा डर थे बाबू। आधा है वो जब तक तुम्हारे पास, जब तक वो जिंदा है उनको कुछ खुशी के लम्हे देने की कोशिश करो, वरना रोना पीटना तो बाद में भी करना ही है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने इस तरह से बनाया था, यहां पे लगा हुआ था लोड और इसको बोल देते हैं सिर्फ आर, या इसको बोल सकते हो आर ऑफ डायोड। तो इसकी इफिशियंसी दी जाती है 1 प्लस या 40.6 अपॉन 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। इसको आर एफ लिखा गया है। देखो
40.6 तो है गणित की वैल्यू, एक है एक, ये है आर ऑफ डायोड और ये है आर ऑफ लोड। इससे दो उत्तर निकाले जाएंगे। पहला उत्तर, मान लो किसी डायोड को किसी बच्चे के खिलौने में लगाया गया है। पहला क्या है, इफ आर एफ इज इक्वल्स टू आर एल, बच्चे का खिलौना, इसका मतलब ये है कि छोटा लोड है, कोई 5-10 रुपए की बंदूक हो सकती है, कोई फिरकी हो सकती है, चक्री हो सकती है, कोई भी चीज जो छोटी हो, तो उस केस में लोड का रेजिस्टेंस कम है, डायोड का होता ही कम है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनका रेशियो कितना आएगा, एक, एक प्लस एक कितना होगा, 2। तो ये उत्तर लिखा जाता है 40.6/2 इज इक्वल्स टू। दूसरा केस आता है, इफ लोड इज हाई, मान लो किसी बड़ी मशीन में इसको लगा दिया लोड को, आर एल बहुत ज्यादा है और आर एफ बहुत कम है। ऐसे केस में जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 0। जैसे ही 0 होगा सिर्फ नीचे कौन बचता है, 1, तो ईटा इज इक्वल्स टू आ जाता है 40.6/1। तो यहां उत्तर आता है 40.6/1। तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी हमसे पूछी जाए तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि दोनों में से किस केस के लिए पूछ रखी है, किसी छोटे लोड के लिए पूछ रखी है या कोई बड़ी वैल्यू लोड की हमें दी हुई है। छोटा हो तब तो इसकी वैल्यू को लगभग किसके बराबर कर देंगे, 1 के, और अगर बड़ा हो तो इस वैल्यू को बराबर कर देंगे 0। ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमसे 3 सवाल बेसिकली पूछ सकता है। पहला, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ हो तो आउटपुट क्या होगी, एफ। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हो तो आउटपुट कितनी होगी, 50। इफिशियंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला दक्षता का 40.6/1 प्लस RF/RL। अगर लोड छोटा हो तो क्या होगा और लोड बड़ा ले ले तो क्या होगा। सेम इसी के जैसे आता है फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें पिछले की तरह एक डायोड तो है ही, ये एक दूसरा डायोड और लगा है, यहां से एक बीच में लोड लगाया जाता है। पहला डिफरेंस पिछले एग्जाम्पल से क्या आया है, पहले ये पॉइंट यहां से निकलता था, अब इस पॉइंट को यहां से निकाल रखा है, इसको बोलते हैं मिड टेप पॉइंट या मध्य निष्कासन बिंदु। होता क्या है, इसको बोलते हैं डायोड D1, इसको बोलते हैं डायोड D2। जब यहां से इनपुट दिया जाता है तो पहले जाता है प्लस माइनस, फिर जाता है ये प्लस माइनस गया, फिर जाएगा माइनस प्लस, फिर जाएगा प्लस माइनस, फिर जाएगा माइनस प्लस। ये D1 डायोड पे, ये D2 पे, ये D1 पे, ये D2 पे, ये D1, ये D2, ये D1, ये D2। दोनों डायोड पे साथ साथ प्लस माइनस या माइनस प्लस चलते हैं। डायोड दोनों लगे हुए हैं यूं। इस केस में ये P किस पे आया है, प्लस पे, फॉरवर्ड बायस है तो किसकी तरह काम करता है, ये P किस पे आया है, माइनस पे, किसकी तरह काम करता है, ऑफ की तरह। तो पहला चक्कर इसमें से बाहर आ गया। दूसरे में अब D1 डायोड का P चला गया माइनस पे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। जबकि इसका P किस पे चला गया, प्लस पे, तो ये क्या हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है ऑन और रिवर्स का मतलब होता है ऑफ। इस केस में D2 डायोड से आउटपुट मिलता है। अब ये नीचे से ऊपर कैसे आया है, जैसे वोल्टेज तो ये नीचे था, इसको ऊपर उठाने का काम करता है ये मिड टेप पॉइंट। ये इस वोल्टेज को नीचे की बजाय उठा के किधर लगा देता है, ऊपर। सेम यहां ये ऑन, ये ऑफ, फिर से यहां जो वोल्टेज आएगा D1 की वजह से ये ऑफ,
ये ऑन, ये। तो जब आउटपुट खींचते हैं तो आता है इस तरह का, ये D1 ने दिया, ये D2 ने दिया, ये D1 ने, ये D2 ने। या तो सवाल पूछ लिया जाएगा एक इस तरह का बना के कि ये किसने दिया है, D1 ने, ये किसने दिया है, D2 ने, ये किसने दिया, D1 ने, ये किसने दिया, D2 ने। अगर बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, तो देखो ये है इनपुट, ये है आउटपुट। देखो ये रिपीट होता है इतने चक्कर के बाद, यहां के बाद रिपीट हो रहा है। अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो यहां आके एक चक्कर कंप्लीट होता है, इसके बाद में सेम स्ट्रक्चर दोबारा आती है, इसमें इसी के बाद में दोबारा सेम आने लग गया, ये एक, और फिर इसी के जैसा दोबारा आ गया ये। तो जितनी देर में इसका एक चक्कर होता है उतनी देर में इसके कितने चक्कर हो रहे हैं, 2। तो अभी जो सवाल आया था, अगर इसके लिए पूछा जाए फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ देन फाइंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां ये डबल मिलती है, कितनी मिलेगी, 2f मिलेगी। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। अगर ये 50 है तो ये मिलती है। दूसरा सवाल था इफिशियंसी, दक्षता का, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका फॉर्मूला यहां लिया जाता है पिछले से जस्ट डबल, वहां पे कितना था 40.6, यहां आता है डबल 81.2, 1 प्लस RF बाई RL। इफ लोड इज स्मॉल, अगर लोड छोटा हो, मतलब RF लगभग बराबर हो RL के, तब तो इफिशियंसी कितनी लिख देंगे 81.2। और इफ RF इज वेरी वेरी स्मॉल देन RL, तो ये आ जाएगा 81.2, सॉरी उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 81.2, 1 प्लस 1 2, तो 40.6%, यहाँ आएगा 1 प्लस 0 यानी 81.2%। ये थी इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। कल हम समझेंगे इनके लिए 2 फैक्टर और दिए जाते हैं जिनको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, वो दोनों समझेंगे कल की क्लास में।